महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन की क्लास में स्वागत है। ये बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए क्लास है। इसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे थे। फर्स्ट यूनिट में हम एम्स ऑफ एजुकेशन में हमने इंडिविजुअलिस्टिक एम्स पढ़ा दिए थे। आज हम सोशल एम्स की बात करेंगे। आपके सब्जेक्ट का नाम है शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। आज हम बात करेंगे शिक्षा का सामाजिक तथा नागरिक उद्देश्य, क्योंकि हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने व्यक्तिगत उद्देश्य पढ़ लिए थे और आज हम सामाजिक उद्देश्य या नागरिक उद्देश्यों की बात करेंगे। जैसे हमने कल इससे पहले की क्लास में जाना था कि व्यक्तिगत उद्देश्य इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों के बिना इंसान के व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास नहीं हो सकता। उसी प्रकार सामाजिक उद्देश्यों का भी इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंसान या व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज ही उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसका पालन पोषण करता है, उससे सुरक्षा मुहैया कराता है, उसके लिए कपड़े, मकान, ये सारी जितनी भी उसकी जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं हैं वो सारी समाज में रहकर ही पूरी होती हैं। तो समाज के प्रति भी इंसान के व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं, जिन्हें शिक्षा के अंदर समाहित किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, एक सामाजिक व्यक्ति बनाया जा सके, ताकि वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। लेकिन जिस प्रकार व्यक्तिगत उद्देश्यों को ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम महत्व देते हैं तो वो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर सामाजिक उद्देश्य अपनी चरम अवस्था में आ जाए तो वो भी देश के लिए या व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक उद्देश्यों का अर्थ समझेंगे कि सामाजिक उद्देश्य होते क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहले उसका हम चरम रूप देखेंगे कि अगर सामाजिक उद्देश्यों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए और व्यक्तिगत उद्देश्यों को बिल्कुल भी महत्व ना दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होता है, या उससे आप क्या समझ सकते हैं। सामाजिक उद्देश्यों की चरम अवस्था का अगर हम उदाहरण देखते हैं तो इसके अंदर राज्य के कल्याण के लिए माना जाता है कि नागरिक को अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए और राज्य को इसके लिए अपने देश के व्यक्तियों का, छात्र छात्राओं का प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वह अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकें। और सामाजिक उद्देश्यों के चरम रूप में हम सबसे पहला उदाहरण देख सकते हैं स्पार्टा का। स्पार्टा एक ग्रीस का जो है प्राचीन राष्ट्र था और ये उदाहरण है सामाजिक उद्देश्यों की चरम अवस्था का, क्योंकि इसके अंदर नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाता था। ये कहते थे कि अपनी सुरक्षा और शक्तिवर्धन के लिए प्रत्येक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और स्पार्टा की जो शिक्षण संस्थाएं थीं उनका वर्णन प्लूटार्च की जो है लाइफ ऑफ लाइक्रेगस के अंदर नामक जो पुस्तक है उसके अंदर हमें उसका वर्णन मिलता है। और लाइक्रेगस नामक जो प्रथम विधान निर्माता है उसने यह शिक्षा दी थी कि नागरिक के लिए सबसे बुरी बात यह है कि वह अपने लिए जीते हैं। उन्हें अपने देश के लिए कुछ नहीं करने की इच्छा के अलावा कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मतलब यह है कि नागरिक के लिए सबसे बुरी बात यह, अगर कोई भी नागरिक है वो ये सोचे कि सिर्फ वो अपने अपने बारे में सोचे, ये उसके लिए सबसे बुरी बात है। उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा के अलावा अपने और कोई इच्छा न रखे। उसके अंदर एकमात्र यही इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करूं। और इस उद्देश्य को लेकर स्पार्टा के अंदर जो है निर्बल जो बच्चे होते थे, जो कमज़ोर होते थे, उन्हें मानने के लिए पहाड़ों से नीचे ढकेल दिया जाता था। और छात्र छात्राओं में, बच्चों में वीरता लाने के लिए उन्हें होमर की कविताएं सुनाई जाती थीं
और ये एक प्रकार का आप ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं जो जर्मनी का है, जहाँ पर राष्ट्रवादिता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, सामाजिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। वहाँ पर शिक्षा जो है सामाजिकता के सिद्धांत पर ही आधारित थी और सामाजिक उद्देश्यों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और उसका जो परिणाम हुए वो बहुत गलत हुए और भ्रामक सिद्ध हुए। क्योंकि वर्तमान जो समय है वो प्रजातांत्रिक देशों का है। हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में बहुत कम ही देश ऐसे बचे हैं जहाँ पर अभी भी तानाशाही है, राजतंत्र है। ज़्यादातर जो देश हैं वो प्रजातांत्रिक हैं, और प्रजातांत्रिक जो देश हैं उसमें समाज की जो सेवा है उसे जो है मुख्य स्थान दिया जाता है, या शिक्षा नागरिकता के लिए। क्योंकि जो चरम रूप है सामाजिकता का वो तो अपने आप में सही नहीं है, लेकिन प्रजातांत्रिक देश में भी इंसान का एक जो छात्र छात्राएं हैं, जो नवयुवक हैं, उनका उद्देश्य होना चाहिए कि वो समाज के लिए की सेवा करें और नागरिकता की जो है उन्हें शिक्षा दी जाए। और इस विचार को रखने के लिए जो है थोड़ा जो शिक्षा का जो स्तर है उसे लचीला बनाना चाहिए। उसके अंदर जो है सामाजिक गुणों को समाहित किया जाना चाहिए और समाज सेवा पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि एक जो नवयुवक है वो योग्य नागरिक बन सके, समाज सेवी बन सके, और समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें दूर कर सके और सामाजिक क्रियाओं पर जो है बल दे सके। जॉर्ज एस काउंट के अनुसार जब तक स्कूल एवं समाज प्रयोजनों द्वारा एक साथ संलग्न नहीं होते, शिक्षा के कार्यक्रम की सार्थकता और शांति का अभाव रहेगा। इनका मानना यह है कि जब तक जो समाज के कुछ उद्देश्य हैं, समाज कुछ चाहता है अपने छात्र छात्राओं से, अपने देश की नव पीढ़ी से, और वो जो समाज के प्रयोजन हैं और स्कूल दोनों एक साथ नहीं हो जाएंगे, दोनों में मिलन नहीं हो जाएगा, तब तक जो शिक्षा का जो कार्यक्रम है, ये शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो अपनी सार्थकता तक नहीं पहुंच सकती और देश के अंदर शांति का अभाव रहेगा। क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने अपने बारे में वो सोचेगा, देश के बारे में नहीं सोचेगा, तो देश में अशांति फैल जाएगी। हमने जो है सामाजिकता का जो चरम रूप है, सामाजिक उद्देश्यों का जो चरम रूप है, उसके बारे में भी पढ़ा, और सामाजिकता का जो इस वक्त प्रजातांत्रिक जो उद्देश्य हैं उनके बारे में भी हमने समझा। अब हम इसके पक्ष में और विपक्ष में कुछ तर्क पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सामाजिक उद्देश्य से क्या फायदा है और सामाजिक उद्देश्यों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने के क्या नुकसान है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला है कि समाज संबंधों का जाल है और व्यक्ति समाज के अभिन्न अंग के रूप में होता है। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से उनके विभिन्न अंगों को लाभ प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यक्ति का जीवन आश्रित रहता है। इसलिए शिक्षा में समाज हित पर जोर देना चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो समाज है पूरा संबंधों से जुड़ा हुआ है, इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो मिलकर जो है शरीर का विकास करते हैं, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे ही जो है व्यक्ति मिलकर जो समाज की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। अगर व्यक्ति जो है समाज के साथ नहीं मिलकर चलेंगे, क्योंकि व्यक्तियों का काम जैसे शरीर के विभिन्न अंगों का काम होता है वैसे ही समाज में व्यक्तियों का काम होता है। सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो समाज पर निर्भर करते हैं। इसलिए शिक्षा के अंदर समाज हित को सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। बाल्डविन कहते हैं कि व्यक्ति सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में ही व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में सामाजिक शिक्षा पर जोर देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मनुष्य जो है वंशानुक्रम से केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को लेकर ही जन्म लेता है। वह सामाजिक पर्यावरण
ही है जो उसे मानव बना देता है। अतः हमें जो है सामाजिक हित को स्थान देना चाहिए। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी शारीरिक कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। उसे एक अच्छा इंसान समाज में रहकर ही वो बन पाता है। मानव का जो रूप है वो समाज में रहकर ही धारण कर पाता। अगर समाज में ना हो तो वो एक पशु के समान ही रह जाएगा। जब समाज उसे एक पशु से मानव बना देता है तो समाज के हित की रक्षा करना भी मनुष्य का कर्तव्य बनता है। मनुष्य का जन्म समाज में होता है, अतः समाज के लिए बलिदान होने को उसे तैयार रहना चाहिए। इंसान का जो जन्म है समाज में हुआ है, समाज से ही उसका वजूद है, इसलिए समाज को बचाने के लिए उसे अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समाज, संस्कृति और सभ्यता का जन्मदाता एवं पोषक होता है। समाज से ही संस्कृति बनती है, उसी से सभ्यता बनती है। इन सबको बनाने वाला समाज ही है और उन्हें पोषक देने वाला भी वही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक हितों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सामाजिक हितों को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। जिन देशों में समाजवादी विचारधारा का प्रचलन होता है वह समृद्धशाली होते हैं, सुखी होते हैं, क्योंकि वहां पर सारी चीजें समाज के हित के लिए होती हैं, कुछ भी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता। इसलिए वहाँ के जो देश हो की जो सरकारें होती हैं वो ऐसी योजनाएं बनाती हैं, ऐसे तरीके अपनाती हैं ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। जीवन की आवश्यक जो चीजें हैं जीवन को जीने के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा राज्य के बिना न्याय, सुरक्षा, शांति संभव नहीं है। अतः राज्य एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में बालकों को राज्य के लिए तैयार करना परम आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब इंसान गुलामी की अवस्था में होता है तो ना उसे न्याय मिल पाता है, सुरक्षा की तो कोई संभावना है ही नहीं और शांति उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। ये सारी चीजें राज्य के बिना, अपने स्वतंत्र राज्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्वतंत्र राज्य को बनाए रखने के लिए हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें राज्य के लिए हमेशा तैयार। इसलिए शिक्षा का कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिक पैदा करे या ऐसे नागरिक तैयार करे जो अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा कर सकें, न्याय, सुरक्षा, शांति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रह सकें। अगला पॉइंट है सामाजिक शांति और संगठन के लिए बालकों में नागरिकता के गुण उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी वह निस्वार्थ होकर देश और समाज का कल्याण कर सकेंगे। अगर हम सामाजिक उद्देश्यों को महत्व नहीं देंगे, व्यक्तिगत उद्देश्यों को ज्यादा महत्व देंगे तो उनके अंदर नागरिक गुण नहीं आ पाएंगे। वो समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां उन्हें नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि सामाजिक जो उद्देश्य हैं उन्हें भी शिक्षा में स्थान दिया जाए ताकि बालक उन्हें सीख कर उन गुणों को, उन नैतिक तत्वों को, गुणों को अपने अंदर लाकर निस्वार्थ होकर देश और समाज के लिए कल्याण कर सके। कुछ दार्शनिकों के अनुसार समाज सेवा में लीन रहना ही मुक्ति है। उनका कहना है कि अगर इंसान समाज की सेवा करेगा, समाज सेवा में लगा रहेगा तो उसे जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, वो जो है सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये सारे तर्क हैं सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में। अब हम ऐसे तर्कों की बात करेंगे जो सामाजिक उद्देश्यों के विपक्ष में हैं, जो ये मानते हैं कि सामाजिक उद्देश्यों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमने इससे पहले चरम अवस्था में स्पार्टा और जर्मनी का उदाहरण देखा था और हमने देखा था कि जब उन्होंने जरूरत से ज्यादा सामाजिक उद्देश्यों को महत्व दिया और राष्ट्रवाद को महत्व दिया, उसकी जब चरम अवस्था आई तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी जो चरम अवस्था थी वो देश और दुनिया के लिए दुखदायी रही। जर्मनी ने अपनी राष्ट्रवादिता की चरम अवस्था पर दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया और बहुत से लोगों की जान गई। इसी तरीके से स्पार्टा ने अपनी सुरक्षा के लिए और जो सैनिक प्रशिक्षण पर इतना ज्यादा बल दिया कि जो निर्बल बालक थे उनकी हत्या कर दी, जो अपने आप में सही नहीं है।
अब उन तर्कों की बात करेंगे जो सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में है। सबसे पहला है अमनोवैज्ञानिक। सामाजिक जो उद्देश्य हैं वो अपने आप में अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वो व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां, रुचियां और योग्यता पाई जाती हैं, और हमें उसे महत्व देना चाहिए। और शिक्षा में जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार जो सामाजिक उद्देश्य हैं वो अपने आप में अमनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सब धान एक भाव, मतलब सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए, व्यक्तिक भिन्नता पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, जो कि किसी भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा इच्छा स्वतंत्र की उपेक्षा, मतलब जब इंसान जो है स्वतंत्र होता है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की इजाजत होती है, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है। लेकिन सामाजिक उद्देश्यों में इंसान को जो है कोई इस प्रकार की इच्छा की स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसे बाध्य किया जाता है कुछ विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो वही काम कर सकता है जो समाज द्वारा निर्धारित हो। वो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों का चुनाव नहीं कर सकता, जो कि इंसान पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा साधन के रूप में व्यक्ति का स्थान, सामाजिक उद्देश्यों को सबसे ज्यादा महत्व जब हम देते हैं तो इंसान का जो स्थान होता है एक साधन के समान हो जाता है, उसे जो है समाज के द्वारा एक साधन माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा हर समय बलिदान करने के लिए, कुछ भी बलिदान करने के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इस चीज पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता कि वो मनुष्य के लिए कितना बुरा है, उसका मनुष्य पे क्या असर पड़ेगा। सिर्फ सामाजिक जो हित हैं वही सर्वोपरि होते हैं, व्यक्तिगत हितों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा सामाजिक उद्देश्यों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की वजह से कला साहित्य में भी बाधा पड़ती है, क्योंकि साहित्य, कला, संगीत आगे आदि की प्रगति तभी हो सकती है जब व्यक्ति को स्वतंत्रता का माहौल मिले, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का आदर किया जाए, और ये सामाजिक उद्देश्यों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक जो उद्देश्य होते हैं वो इन चीजों की प्रगति में बाधक बन जाते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक दुष्परिणाम, जैसा कि हमने देखा था कि जब सामाजिक उद्देश्य अपने चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो और देश का जो नेता है या कर्णधार है वो एक बेकार व्यक्ति या खराब व्यक्ति बन जाए तो वो समाज को डुबो देता है, समाज के लिए वो खतरनाक हो जाता है, दुनिया के लिए खतरनाक हो जाता है। जैसे कि मुसोलिनी है, हिटलर है, ये ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने दुनिया को युद्ध के लपेटों में झोंक दिया अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। समाज राष्ट्रवादिता इतनी चरम अवस्था में लोगों के बीच में पहुंचा दी उन्होंने कि इंसान यही भूल गया कि उसके इन कामों की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है दूसरों को। इसके अलावा संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। जब सामाजिक उद्देश्यों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है तो राष्ट्रीयता की जो भावना होती है, वो संकुचित राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसका विकास हो जाता है। बालक जो है दूसरे राष्ट्रों से, दूसरे जातियों से घृणा करने लग जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरा राष्ट्र, मेरी जाति ही श्रेष्ठ है, बाकी जो है बेकार है, उनका कोई स्थान नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से जो है महायुद्ध हमें देखने को मिलते हैं। लोग आप एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे के अधिकारों को वो अधिकार नहीं समझता। और इसकी वजह से हम दुनिया ने बहुत से महायुद्ध देखे हैं, और जिससे व्यक्ति और समाज दोनों की ही बहुत ज्यादा हानि हुई है। इसके अलावा समाज प्रधान नहीं है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा द्वारा पहले व्यक्ति को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा तो वो एक अच्छा नागरिक भी बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति प्रधान है, समाज प्रधान नहीं है। एक आदर्श व्यक्ति ही एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए एक आदर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, और इसी पर ही सबसे ज्यादा
ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एकांगी शिक्षा, जब राष्ट्रवादिता को और सामाजिकता को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो इंसान की जो शिक्षा हो जाती है वो एकांगी हो जाती है, एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है। और ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये शिक्षा शास्त्री हैं, वो यही कहते हैं कि जब एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, एकांगी शिक्षा दी जाएगी, तो सभी लोग जो है एक ही क्षेत्र के लिए तैयार हो जाएंगे, बाकी क्षेत्रों के लिए तो कोई तैयार होगा ही नहीं। जबकि इंसान के जीवन के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न अंगों का भी विकास हो, और जैसे कि मानसिक, कलात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास भी इंसान का होना चाहिए। और अगर हम जो है एकांगी शिक्षा देंगे तो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही इंसान का विकास होगा। ये जो क्षेत्र हैं जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए एकांगी जो पन है ये सामाजिक उद्देश्य वाली शिक्षा का दोष है। इसके अलावा शिक्षा के अनुचित साधनों के प्रयास की संभावना, समाजवादी राष्ट्र में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा को एक अनुचित साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो शिक्षा के जो सही उद्देश्य हैं उनके स्थान पर उसे एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और उस जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा पेशेवर मात्र बनाना, जब सामाजिक उद्देश्यों को महत्व दिया जाएगा तो जो शिक्षा होगी वो सिर्फ इंसान को पेशेवर बनाएगी। मतलब शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा अधिक से अधिक जो है उत्पादन करना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि सौंदर्यात्मक, कलात्मक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ वो उत्पादन पर ही ध्यान देंगे, जो अपने आप में सही नहीं है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक और नागरिक जो उद्देश्य हैं दोनों में अनेक गुण हैं, लेकिन इनका जो चरम रूप है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवाद का उग्र रूप कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमेशा समाज को हानि। इसके तर्क और वितर्क के बारे में हम पक्ष में तर्क और विपक्ष में जो तर्क हैं उन्हें समझने के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों का जो चरम रूप है वो बिल्कुल भी समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन इनके जो कुछ गुण हैं उन्हें जो है समाहित किया जा सकता है। इस वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं समाज के अंदर, और उसके अंदर हम सामाजिक जो मूल्य हैं उनकी भी अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी हैं और व्यक्ति के बिना समाज नहीं है, इसलिए व्यक्ति के विकास पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। इस प्रकार हमारे ये जो टॉपिक है समाप्त हुआ। धन्यवाद।